सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनमें से एक क्वेश्चन शायद आएगा एग्जाम में, जैसे पिछले वीडियो में विदेश नीति के प्रमुख तत्व हम लोगों ने डिस्कस किए। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, गुटनिरपेक्षता यानी नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और एक है सार्क। ठीक है, तो ये दोनों के ऊपर मैं मुश्किल से 10 मिनट में दोनों के बारे में बता दूंगा, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। और निश्चित तौर पर इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। देखिए, एक तो मैं आप सबको ये बता दूं कि गुट निरपेक्षता है क्या और कैसे इसका उदय हुआ। तो इंट्रोडक्शन में आप ये लिखोगे, इंट्रोडक्शन में कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1939 से 1945 के बाद जब पूरे विश्व में दो गुट बन गए थे, एक तो यूएसए यानी अमेरिका और एक यूएसएसआर यानी रसिया। वर्तमान में रूस है, पहले इसका नाम क्या था, यूएसएसआर। तो ये जो दो देश थे, रूस और अमेरिका, सारे लोग इनके टच में आ गए थे। लेकिन मार्शल, नासिर और टीटो ये तीन लोग ऐसे हुए थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। और उसी की शुरुआत में, ये इसका आप लोग ध्यान रखना, 1961 में, कहाँ, 1961 में बेलग्रेड में, ये एक नंबर में पूछा जा सकता है। बेलग्रेड में जो है इसकी स्थापना हुई, पहला शिखर सम्मेलन हुआ, और इसमें जो है तीसरी विश्व की समस्त शक्तियां शामिल हुई, थर्ड वर्ल्ड की। और इसमें वर्तमान में 121 देश शामिल हैं, वर्तमान में 121 देश। और उस टाइम पर जो है इसमें महज 25 देश थे। 1961 में 25 देश थे, जो आज 121 देश हो गए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब इसकी परिभाषा बहुत सिंपल शब्दों में मैं आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ कि परिभाषा क्या है। देखिए, गुटनिरपेक्षता का बहुत सिंपल जो अर्थ है वो बहुत सिंपल तरीके से ये है कि एक मतलब किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। गुटनिरपेक्षता का एक सिंपल मतलब ये है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ये बहुत एक सिंपल सी चीज़ है। और इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब एक तो तटस्थ रहता है आदमी, तटस्थ यानी न्यूट्रल रहता है। अलगाववाद यानी औरों से कोई खास लेना देना नहीं रहता है। इसके अलावा एक पक्षपात और असंलग्नता यानी नॉन अलाइनमेंट। तो ये चीज़ें हैं जहाँ इसको भारत ने पूर्ण रूप से इसका पालन किया। और भारत की अपनी विदेश नीति है, और उन्होंने गुटनिरपेक्षता को बहुत अच्छे से, एक प्रकार से गुटनिरपेक्षता का पालन भी किया है। और इसके बाद यदि आप लोग बात करोगे तो गुटनिरपेक्षता की देखो उपलब्धियां क्या रही हैं और इसकी कमजोरियां क्या रही है। मतलब गुटनिरपेक्षता की ये तो विशेषताएं हो गई, तटस्थता, अलगाववाद और ये। अच्छा, इसकी उपलब्धियां, तो यदि आप इसकी अचीवमेंट्स की बात करोगे तो एक तो दोनों, पहली उपलब्धि तो यह है कि दोनों गुटों द्वारा मान्यता, मतलब जो रूस और अमेरिका थी उन दोनों ने मान्यता दी इसको। तो दोनों गुटों द्वारा मान्यता, मतलब दोनों एक्चुअल में दोनों के साथ ये रहे। तो किसी को भी इन्होंने अपना ये कह सकते हैं कि दुश्मन नहीं बनाया। और दूसरे नंबर पर राजनीतिक संघर्षों को समापन में योगदान, राजनीतिक संघर्षों को टालने में योगदान। और इसके अतिरिक्त आप ये कह सकते हो कि शीत युद्ध को रोकना या शीत युद्ध को टालना, ये भी एक काम इन्होंने किया एक प्रकार से। और ये अपन कह सकते हैं कि जो कोल्ड वार के बाद की जो स्थिति आई थी, वेदांत जिसको बोलते हैं, तो वेदांत में महत्वपूर्ण भूमिका, वेदांत में महत्वपूर्ण भूमिका। और इसके अतिरिक्त आप ये कह सकते हो कि निशस्त्रीकरण में भूमिका।
और इसके अतिरिक्त आप एक चीज़ और इसमें कह सकते हो, वो ये है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। और एक चीज़ इसकी ये रही कि विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व। देखो, विकसित देशों के समूह हैं ज़्यादातर सारे ही, तो विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व। और भारत की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और आर्थिक सहयोग और सैनिक गुटों से परहेज, यानी किसी भी मिलिट्री जो है किसी भी सैनिक गुट में भारत शामिल नहीं होगा। तो सैनिक गुटों से परहेज किया भारत ने, बेसिकली इग्नोर किया उनको। और इसके अतिरिक्त ये है कि विश्व समाज के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध, विश्व समाज के साथ संबंध। तो ये जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं रही। और कुछ इसकी विफलताएं रही, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि विफलताएं क्या रही, या फेलियर्स क्या रहे, या कमजोरियां क्या रही। तो फेलियर्स की बात करें तो बहुत सिंपल है कि अव्यावहारिक है। और अव्यावहारिक क्यों है? क्योंकि आप सबको पता है कि जब लड़ाई होती है तो आपको किसी ना किसी का पक्ष लेना होता है। जो सही होता है उसका पक्ष यदि आप लोगे तो वो गुटनिरपेक्षता नहीं होती। लेकिन मूक दर्शक बन के देखना जो है गुटनिरपेक्षता का एक प्रकार से नेगेटिव पहलू है। अवसरवादी अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स का ये हिस्सा माना जाता है कि इन देशों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा। और दूसरा ये कि नैरो थिंकिंग को दिखाता है, संकुचित दृष्टिकोण है ये, ऐसा कहते हैं। और दिशाहीन आंदोलन है, मतलब काफ़ी दिनों से इसकी कोई खास चर्चा है नहीं। दिशाहीन आंदोलन वर्तमान में ये वीक हो चुका है काफ़ी हद तक। हालांकि भारत की पॉलिसी का अभी भी ये महत्वपूर्ण है। और देशों में बुनियादी एकता का अभाव, जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनमें देशों में बुनियादी एकता नहीं है एक्चुअली। और समय पर शिखर सम्मेलन नहीं होते हैं, समय पर शिखर सम्मेलनों का नहीं होना ये भी एक बहुत अच्छी बात नहीं है कि शिखर सम्मेलन जो है बहुत टाइम पर नहीं हो पाते हैं। तो उससे भी इसकी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं रह पाती। और एक इसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि सदस्य देशों को सुरक्षा नहीं देता, सदस्य देशों को सुरक्षा नहीं दे पाता। तो अब जो देश खुद को ही सुरक्षा नहीं दे पाता वो दूसरों की क्या सहायता करेगा, ये बहुत एक सिंपल सा पहलू है। तो इस प्रकार से ये कुछ आलोचनाएं हैं जिनको हाईलाइट ये करता है। अब थोड़ा सा आप लोग जो है सार्क के बारे में पढ़ लें, हालांकि ये आपके बुक में दे रखा है तो मेरे सामने कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। सार्क यानी द साउथ एशियन, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। और 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और ढाका में इसका शिखर सम्मेलन हुआ था। और ये जो है इसके जो सदस्य देश हैं वो 8 हैं। और 2007 में जो है अंत में जो है शिखर सम्मेलन के अंतर्गत अफ़गानिस्तान को शामिल किया गया है, अफ़गानिस्तान को इसमें शामिल किया गया है। और ख़ास बात ये है कि देखिए, जब ये ढाका में इसको एक्सेप्ट किया था तो इसका चार्टर बनाया गया, एक प्रकार से संविधान जिसको बोलते हैं, जिसमें 10 धाराएं थी। तो ये आपको याद कर लेनी चाहिए कि 10 धाराएं थी इसमें। इसके उद्देश्य, सिद्धांत, अच्छा इसकी जो संस्थाएं, इसकी कुछ संस्था है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है इसका वो ये है कि देखिए इसका शिखर सम्मेलन होता है रेगुलर बेसिस पर, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, शिखर सम्मेलन, विदेश मंत्रियों की बैठक होती है, इसकी एक मंत्री परिषद होती है, और एक इसकी स्थायी समिति होती है। और इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लेना क्योंकि काफ़ी हद तक जो है ये पूछा जा सकता है। एक इसका सचिवालय होता है, और इसका जो है सचिवालय जो है काठमांडू में स्थित है। इसका मुख्यालय जो है सचिवालय का
यानी सेक्रेटरीट सचिवालय जो काठमांडू में है, सचिवालय काठमांडू में है। और कार्यकारी समिति होती है, कार्यकारी समिति और तकनीकी समिति, और इसके अलावा वित्तीय जो है प्रावधान, तो वित्तीय प्रावधान भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। और इनको आप लोग थोड़ा सा देख लेना। और दक्षिण जो बहुत से जो देश हैं, जो 8 देश इसके सदस्य हैं, उनमें एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन की बात ये करते हैं, सहयोग की बात करते हैं। हालांकि भारत पाकिस्तान दोनों के थोड़ा अलग चलने के कारण ये उतना सफल नहीं रह पाता जितना कि होना चाहिए, बट डेफिनेटली जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है और आगे चल के इसकी प्रासंगिकता अभी भी बनी रहेगी। अगला वीडियो थोड़ी देर बाद में आएगा, तब तक आप इनको पढ़ें।